भारत के गलियारों में हो रहे हैं बेरोज़गार, कब जागेगी भारत की सरकार। मैं आपको बता दूं कि इस समय बिहार का विधानसभा चुनाव एकदम सर पे है। ऐसे में छात्रों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई ऐसे एग्ज़ाम 2018 से अगर बात करें तो एनटीपीसी से लेकर 2020 तक कई ऐसे जॉब नोटिफिकेशन आए, लेकिन अभी तक किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ। ऐसे में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। किस तरीके से छात्र गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, पहले आप देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम केसरी टाइगर हुआ। और क्या करते हैं आप? जी, मैं स्टडी करता हूँ और कंपटीशन का तैयारी करता हूँ और पार्ट टाइम में बच्चों को टीच भी करता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, कंपटीशन कितने सालों से कर रहे हैं आप? कंपटीशन हम 3-4 साल से कंपटीशन फाइट कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम क्रैक हुआ है? हाँ, 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन कोई एग्ज़ाम का अभी हाल ही बहुत कमज़ोर है। यहाँ क्या बताएंगे, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया जाए। क्या हालात ख़राब है? हालात ये ख़राब है कि यहाँ पे वैकेंसी तो निकलता है, फॉर्म फिलअप किया जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग के बारे में वेटिंग पे डाल दिया जाता है। ज्वाइनिंग का असर ही नहीं दिखता। ये एनटीपीसी की बात करें, 2018 वैकेंसी आई थी, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो ज्वाइनिंग तो दूर की बात है। यही तो मेन मुद्दा है ना। सरकार हमारे एनटीपीसी में थोड़ा बताइए। एनटीपीसी के बारे में हम यही बात करना चाहते हैं कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी, अभी तक उसका ज्वाइनिंग नहीं है। सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी लॉन्च करना चाहती है, केवल पब्लिसिटी जिसको बोल सकते हैं, यूथ को दिखा रहे हैं, स्टूडेंट को दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करवाओगे, तब तक हम कैसे उसका भविष्य उज्जवल होगा। हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम सीट निकाल रहे हैं कि नहीं बाबू यहाँ पे सीट खाली है, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ हो नहीं रहा है। केवल स्टूडेंट का जो एज है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, लास्ट में उनका एज ख़त्म हो जाता है, एक बेरोजगार इंसान होकर वो बैठ जाते हैं, उनका टैलेंट को कुचा जाता है, पढ़ाई जो भी स्टडी उनका मटेरियल होता है सब ख़त्म कर दिया जाता है। और एनटीपीसी की बात लेकर कहें तो हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद और कई एग्ज़ाम है, जैसे कोई भी हम एग्ज़ाम के बाद तो बात की चीज़ है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बिहार सरकार का जो सिस्टम है एजुकेशन के मामले में, केंद्र की भी बात करेंगे, सबका वही हाल है। अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले सरकार जो भी, चाहे बीजेपी हो, किसी का सरकार हो, सरकार को कभी ये सोच ही नहीं आ रहा है कि हमें एजुकेशन को, यूथ को, केवल वो बोलते हैं कि यूथ आर आवर फ्यूचर, कमिंग जनरेशन आज फ्यूचर, कहने की बात है, लेकिन वो लोग इस बात को केवल वो लोग चाहते हैं कि यहाँ के यूथ को, आपने कहा शायद 5 सालों में एक बार आपको हमेशा सुनने को मिलती होगी। हमेशा हर बार जब चुनाव की बात किया जाए तब सरकार बड़े से बड़े कमिटमेंट करते हैं, हमेशा हमेशा। अभी भी देखिए चुनाव आने वाली है, चुनाव होने वाली है, उसमें अभी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आएगी, बहुत बड़ी प्रॉमिस होगा, बहुत बड़ा बड़ा बातें होंगी, लेकिन चुनाव के बाद लगता है वो डेढ़ हो जाते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन चुनाव के पहले उन्हें हर एक बारीकी से बात याद रहता है क्या क्या हमें प्रॉमिस करना है। एजुकेशन से लेकर कई ऐसे मुद्दा हैं, क्या बता सकते हैं। लेकिन एजुकेशन के मामले में मैं बता दूं कि बिहार बहुत ही सिस्टम कमज़ोर है। यहाँ के एजुकेशन नन के बराबर है। यहाँ बच्चा अगर टैलेंटेड होते, पढ़ना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम कमज़ोर करके उन लोग को आगे बढ़ाना नहीं दिया जाए। निजीकरण पे क्या कहेंगे? पूरा रेलवे निजीकरण कर दिया गया है। निजीकरण पे मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार, मान लिया जाए सरकार को अगर लगता है कि निजीकरण से हम छात्रों को फायदा होगा और कौन से छात्रों को फायदा नहीं होगा। निजीकरण से सबसे पहले आप मैं बात करूं, निजीकरण से लेकर वही छात्र जो कैपेबल होंगे, जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास हायर स्टडी का, हायर एजुकेशन के पास पैसे होंगे, वो लोग कुछ अपना आगे का रास्ता देख सकते हैं। बट हमारे यहाँ जो गरीबी है, गरीब बच्चे जो छात्र हैं, उनकी कंडीशन ऐसा है। तौर पे आपका कहना है कि जो निजीकरण से जो उच्च शिक्षा वाले जो हैं, हाँ, मध्य वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग को, हाँ, निम्न वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग ऐसे ही मर जाएंगे जैसे वो मर रहे हैं। उनको कहीं रास्ता नहीं दिया जाएगा। निजीकरण का मतलब हो गया कि उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। आप ये बताइए सबसे पहले कि अगर हम निजीकरण करते हैं, निजीकरण जब सरकार अपने तरीके से, अपने सिस्टम से हमारे देश के, हमारे एजुकेशन को ग्रोथ नहीं कर सकता है, तो निजीकरण की क्या गारंटी है कि वो इस सिस्टम को ग्रोथ कर देगा। आखिर कौन सा फार्मूला अपनाएगा, क्या करेगा जो इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम या हो या कुछ भी हमारी ग्रोथ नहीं दिखेगा। एक चीज़ और समझ में नहीं आती है, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, आप बताएं आप कि निजीकरण पे सरकार क्यों जोर दे रही है। निजीकरण पे सरकार जोर देने का मेरा सोच होगा, हो सकता है उनको बिजनेसमैन से उनको इंसेंटिव मिलता होगा, उनको कुछ पैसा होगा, उनका स्ट्रांग होता हुआ, इलेक्शन चल रहा है,
इलेक्शन की बात आता हो सकता है कि हम 100% श्योर है 100% श्योर हैं 100% श्योर हैं कि उन लोग को कहीं ना कहीं निजीकरण से सरकार को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा होगा। यही कारण है कि वो हमारे मध्य वर्ग के बच्चों को एजुकेशन को, निम्न वर्ग के बच्चों के एजुकेशन को तोड़ा जा रहा है, ठीक ना। और बात रही कि निजीकरण, अगर हम सरकारी करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी है, आपको सिक्योरिटी दिया जाता है, हर तरीके से फैसिलिटी दिया जा रहा है। यहाँ के बच्चे गरीब हैं, उनके पास यहाँ बिहार में ना कंपनी है, ना इंडस्ट्री है, ना कोई इस तरीके का हाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि यहाँ का बच्चा पढ़ के कहीं जाए। यहाँ पे एक ही सोच है, पढ़ो और जॉब करो। और सरकार धीरे धीरे जॉब ही खत्म कर रही है, तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? रोड पे आएंगे ना। रोड पे आने के बाद मुद्दा खड़ा होगा, हंगामा होगा, किसी तरीके का अब सरकार और यूथ के बीच में, सरकार और स्टूडेंट के बीच में एक आंदोलन चलेगा। तो बोलेगा सर, अब बोलते हैं कि सरकार हमारे कमिंग जनरेशन जो स्टूडेंट हमारा फ्यूचर, कहाँ से फ्यूचर का रास्ता दोगे तब ना वो फ्यूचर बनेगा। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। प्रीतम कुमार शाही, मैं एक्चुअली शिक्षक हूँ पेशे से, और समाज के लिए हमेशा, छात्रों के लिए हमेशा सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहता हूँ। तो सर सबसे पहले आप शिक्षक होने के नाते पहला सवाल जो है कि छात्र रोज़गार को लेकर व्याकुल है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। कोरोना से लेकर और भी लोग परेशान हो गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो कई छात्र आपसे बात होती होगी, क्या कुछ छात्र और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत होती होगी, क्या कुछ निकल के सामने? छात्र की जो समस्या है, फॉर्म तभी निकाला जाता है सरकार के द्वारा जब कोई चुनाव, चाहे राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो। आप जिसे बात करेंगे एसएससी और रेलवे की बात, तो एसएससी रेलवे के लिए पूरे भारत में जो छात्रों में एक माहौल क्रिएट हुआ है, उन्हें छात्रों को अब बताना पड़ रहा है, सरकार को निर्देश देना पड़ रहा है कि हमें समय से एग्जाम लो। एनटीपीसी में लगभग 1 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया, ग्रुप डी में 1 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया। 500 रुपये फी रखा गया, उन्हें बोला गया कि एग्जाम के बाद 400 रुपीज लौटा दी जाएगी। तो सरकार बताइए 500 रुपया ली ही क्यों जब लौटाना है तो एक ही 100 रुपया फी रखती। ये 400 रुपया छात्रों की रुपया का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो छात्र एसएससी और रेलवे की फॉर्म फिल करते हैं जो छात्र गरीब, शोषित, वंचित, दलित, वो गरीब यानी रिक्शा चालक के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे होते हैं, बड़े फैमिली के बच्चे जो ऑलरेडी बड़े बिजनेस में, उनके बाल बच्चे कभी एसएससी रेलवे की फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, तो उन्हें कोई समस्या नहीं उसकी। लेकिन यहाँ जो गरीब, शोषित, वंचितों के बच्चे के लिए है, एसएससी रेलवे में वही 99% लोग जाते हैं जिनके पास कोई भी आर्थिक संपत्ति नहीं होती है। और छात्रों का जो मांग है, मांग उनका सिर्फ एक ही सरकार से मांग है कि समय पर आप एग्जाम कराओ, समय पर रिजल्ट, जो क्वेश्चन में धांधली न चाहिए, निष्पक्ष। आप जब चुनाव कराते हैं तो निष्पक्ष आप परीक्षा नहीं ले पाते हैं, और यही छात्र जब जाएंगे तो यही आपके चुनाव का हिस्सा बनेंगे। यही छात्र अभी जब बेरोजगार है तो पर भी आपके चुनाव का हिस्सा, यानी वोट देकर आपको सरकार बनाते हैं। यही जब आपके सरकार के कर्मचारी होंगे तो यही आपके चुनाव को कराते भी, संपन्न भी कराते हैं। छात्रों की जब समस्या आती है तो कोर्ट में मामला बार बार चला जाता है, क्योंकि आपकी नीति गलत है। आपकी सोच ही रहती है कि 2 भागों में छात्रों को 3 भागों में बांट दो। कहीं कहीं तो ऐसा होता है छात्रों के साथ, कुछ छात्र जो पहले पास आउट है, कुछ छात्र बाद में, खास करके ये तकनीकी छात्रों के साथ, खास करके जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीटेक, एमटेक के छात्रों के साथ होता है समस्या। जिसे जब वैकेंसी आती है तो बोला जाता है 2005 में कोई मैट्रिक है, 2015 में कोई मैट्रिक है। 2005 में 700 का एग्जाम होता था, 2015 में 500 का पेपर होता है। क्या दोनों का एग्जाम लेने का तरीका भी अलग हो गया है? यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे सर आपको। आपने कहा कि अगर सरकार जो 500 फी रखती है और कहती है कि 400 रुपये रिटर्न कर देंगे, क्या इसमें भी कुछ धांधली वगैरह होती है क्या? देखिए सर, क्योंकि एनटीपीसी 2018 में वैकेंसी निकली थी और कई छात्रों ने फॉर्म भरे थे, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं, वो तो रिटर्न पैसा हुआ नहीं अभी उनके अकाउंट में, तो कुछ इंटरेस्ट वगैरह इस पर कुछ? जी बिल्कुल। एक्चुअली है क्या कि 400 रुपया जो सरकार ली है एक्स्ट्रा, ये बच्चों को ली थी कि आपको एग्जामिनेशन के बाद दे देंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि आज तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं फॉर्म फिलअप किए हुए। उस पैसा, अगर वो बच्चे के पास पैसा रहता तो कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइजेशन बच्चे करते, पढ़ाई में करते या अपने कामों में करते। लेकिन 400 रुपया एक बच्चों का सवाल नहीं है, यहाँ पर 1 करोड़ छात्रों का है, और एनटीपीसी में भी 1 करोड़ छात्र हैं और ग्रुप डी में भी 1 करोड़, यानी आप 2 करोड़, और 2 करोड़ से 400 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। सोचिए इस पैसा का सरकार क्या कर रही है। तो
क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक प्रसाद है। आलोक जी, और किस तारीख तक फॉर्म भर चुके हैं? देखिए, अभी हम 2011 में 11 से 14 मेरा सेशन था डिप्लोमा का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाहन से हम डिप्लोमा किए हैं और इधर 14 से 20 तक में लगभग 6 साल का बात है। और इन 6 सालों में सिर्फ हम लोग के लिए बिहार में 2 बार मात्र वैकेंसी दिया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बात बता रहे हैं हम आपको कि इतना ज़्यादा पेपर में धांधली हुआ, इतना ज़्यादा धांधली हुआ कि इलेक्शन टाइम में इन्होंने मतलब एग्ज़ाम को लिया। और सारा का सारा सीट जो बिहार सरकार का नीति है कि मतलब इस तरीके से बच्चे को गुमराह किया जाता है कि यहाँ पे आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि पेपर का अंदाज़ा जो जेई का लेवल है, आप एक साइंटिस्ट का तो नहीं एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसका जो लेवल है, उसका जो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जिस ढंग का, उस ढंग का क्वेश्चन नहीं होने के बावजूद इतना हाई लेवल कर दिया जाता है। और उसमें बहुत सारा सिलेबस में तोड़ दिया जाता है कि मतलब आप बिल्कुल भी कोई भी क्लेम लगा ही नहीं सकते हैं कि मतलब मेरे प्रिपरेशन में ही आपको खुद डाउट होगा। और इस तरीके से सीट को मतलब गुमराह कर दिया जाता है। और जब कट ऑफ आप चेक कीजिएगा तो उस एग्ज़ाम का कट ऑफ 100 में 90, जबकि अदर और भी एग्ज़ाम हैं बहुत सारे, किसी भी एग्ज़ाम का 93-95% तो कट ऑफ नहीं जाता है। क्योंकि यही जो बिहार का बच्चा है, यही बच्चा बहुत सारा एग्ज़ाम का तैयारी करता है। जब आप मतलब जो छोटा से छोटा एग्ज़ाम है या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में इतना परसेंटेज का बात नहीं किया जाता है। तो हम लोग का लाइफ के साथ क्या होगा, 6 साल में आदमी अगर तैयारी करता है, अगर मान चलिए अगर हम भी अगर बड़े बाप का बेटा रहते हैं तो कुछ अच्छा जगह जाकर तैयारी करते हैं। यहाँ अगर 1 साल 2 साल में तो तैयारी करने के बाद आप अच्छा पोस्ट पर यहाँ हो जाता है। लेकिन यहाँ पहले तो वेट करना पड़ता है कि वैकेंसी इतना लेट आएगी, लेट आने के बाद इस तरह का पेपर में धांधली, उसका नतीजा मैंने हर वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर सहते जाते हैं। और किस तरह से मतलब किसको बोला जाए, सरकार का ये नीति ही इस तरह का अपनाया गया है। अभी तक कोई टारगेट नहीं है लाइफ का कि अगर आप मतलब ये क्वालिफिकेशन लेते हैं तो कोई ऐसा टारगेट ही नहीं है आपको कि आप इस एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं या उस एग्ज़ाम में आप सटीक से आप जब मतलब बैठ सकते हैं। जब मन है वैकेंसी दे दिया, इलेक्शन होती है, समय सीमा कोई तय नहीं किया जाता है। किसका जिम्मेवारी? ये सबसे पूरा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का जिम्मेवार है, पूरा गवर्नमेंट जिम्मेवार है इसके लिए। नुकसान किसका है? और नुकसान हम लोग सारे आज मान के चले आज 14 के पास आउट हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि पढ़ने में हम लोग कमज़ोर हैं। अगर बोलिएगा तो सर्टिफिकेट ला के दिखा सकते हैं। 2011 का 82% है बिहार बोर्ड का, 78% है मेरा डिप्लोमा है। और अब तक हम बेरोजगार हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के बारे में कि सपना था एक कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब हो, मतलब बिहार को हम एक योगदान दे सकते हैं एक कंपनी में। जो मेरा एक क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई लिखाई कर कोई भी वैकेंसी आपको दिख ही नहीं रहा है कि कौन सा वैकेंसी निकाला जाए कि बच्चे कहाँ जाएंगे। और इतना सारा लाइफ के साथ सबका खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, क्राइम की दुनिया में आ जाएं, यही मतलब है ना। फिर को सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बिहार के स्टूडेंट का है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई प्राइवेट कंपनी के नाम पे तो कुछ है नहीं। निजीकरण होने से मैं बता रहा हूँ, हम लोग चूँकि बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ तो प्राइवेट कंपनी के नाम पे कुछ नहीं है। अगर हमको प्राइवेट काम करना है तो दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। दूसरे राज्यों की स्थिति है कि आजकल सब लोग आरक्षण दे रहे हैं, 75% सीट जो है अपने राज्य के स्टूडेंट के लिए रिजर्व कर रहे हैं। वहाँ भी हम लोग जॉब नहीं पा सकते हैं। हम लोग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप क्या कीजिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए आराम से। वही हम लोग के पास एक रास्ता बचता है कि जिससे कि हम लोग अपना भविष्य संवार सकें। लेकिन उसको भी अब सरकार क्या करे कि निजीकरण करके उसको भी ख़त्म करने का कोशिश कर रही है। आप सारा इलेक्शन तो टाइम टू टाइम करवा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा सकते? जब आपको एग्ज़ाम करवाने के लिए वेंडर तक डिसाइड नहीं कर पाए थे, इलेक्शन से पहले वैकेंसी आ गया, हम सब लोग भर दिए कि इतनी वैकेंसी हम लोग दे दिए, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। उससे आज तक वेंडर तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि एग्ज़ाम कौन सी कंपनी लेगी। उनका मतलब बस एक ही टारगेट है, सारे नौकरी को ख़त्म किया जाए, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। आंदोलन होगा, बिहार का चुनाव है तो दिखाना ही पड़ेगा। छात्रों का गुस्सा को देखते हुए स्वराज खबर की टीम नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से भी बात की। नरेंद्र मोदी जी 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे थे, अब तो कह रहे हैं कि नया जॉब मिलेगा ही नहीं। नीतीश कुमार जी की सरकार रोजगार पर बात ही नहीं कर रही है। बार बार नेता विरोधी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा जटिल समस्या है रोजगार। हर घर में नौजवान बेरोजगार हैं, हर लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है वेबसाइट, टोल फ्री नंबर दिया है। सब लोग उस पर अपना जितने भी नौजवान हैं जुड़िए, सरकार बनेगी। हमारी प्राथमिकता है हर घर के नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था, गारंटी, ये हमारा प्राथमिकता है हमारी पार्टी का। सड़क से लेकर सदन तक निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। ठीक है कि हमारी संख्या लोकसभा में नहीं है, हम उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा जीवित है। और जिस दिन भी हमारी विचारधारा
को जो लोग कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन हमारी ताकत जनता देगी उस दिन हम जो जन विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान किसान विरोधी जो भी कानून इस सरकार ने बनाया है सबको बदलने का काम करें। हर घर में अगर कोई एक बेरोजगार है तो पूरा घर परेशान है। उस परेशानी को दूर करना है, कोई जात और पात नहीं, सिर्फ विकास की बात। छात्रों का गुस्सा आपने देखा कि किस तरीके से सरकार पे निशाना साध रहे हैं छात्र और कह रहे हैं कि चुनाव के पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे रोज़गार को लेकर, और जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो छात्रों को छोड़ो, आप रोज़गार के बारे में कोई जिक्र भी नहीं करते हैं। वो एनटीपीसी में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उसकी एग्ज़ाम 2018 में निकाली गई थी जिसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन्होंने ये भी कहा है, छात्रों ने ये भी साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी काम चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो समय अनुकूल कराई जाती है, लेकिन सिर्फ सरकारी ही क्यों, अपने सत्ता के लिए ही क्यों, हमारा एग्ज़ाम के लिए समय पे क्यों नहीं कराया जाता है।